हेलो दोस्तों, स्वागत है सिंपल इंटरेस्ट के अगले पार्ट में। इस वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही टाइप्स इसमें ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 14,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त मिलता है। एक वर्ष के बाद 5% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज 8% दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज से 92.25 रुपये अधिक है, तब 8% वार्षिक दर वाला भाग कितना है। जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक ही राशि है 14,000 और उसको दो पार्ट में बांटना है, तो हम लोग 100x और 100y मान लेंगे, क्योंकि अगर 100 मानेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो 100x और 100y मान लेते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे पहला राशि को हम लोग मान लेते हैं 100x और दूसरी राशि को मान लेते हैं 100y। तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा, 14,000 ये हो गया। फिर बोल रहा है कि एक वर्ष के बाद 5% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज। 5% वाले को अगर हमने 100x माना है और 8% वाले को 100y माना है, तो 5% की दर से 100x में कितना ब्याज मिलेगा, 5x मिलेगा। 5% की दर से 100x पे ब्याज कितना मिलेगा, 5x मिलेगा। और 8% की दर से 100y पे कितना मिलेगा ब्याज, तो 8y मिलेगा। और इसी दोनों का अंतर यहाँ पे दे दिया, 5% वाले दर जो है 8% वाले से ज़्यादा है, तो इस दोनों का अंतर दे दिया है 92.25। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी को बना लेते हैं, कितना 20 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस 160y बराबर 20 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 92.25 को 20 से गुना करेंगे तो 1845 आ जाएगा। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, ये घटा देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से तो इससे ये कट गया और ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा 260y बराबर, ये घटेगा 14,000 में से 1855 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12,000 और 1845 जाएगा तो 12,155 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग y का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 20y का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 13 से भाग देना पड़ेगा उधर, 13 8 104 नहीं, 13 9 117, फिर 4 बच जाएगा, 13 3 39, 6 13 5 65 935। तो हमें फाइंड करना है क्या, 8% वार्षिक दर वाला भाग कितना है। तो 8% वार्षिक दर वाला भाग है 100y, तो हम 100y का वैल्यू फाइंड कर देंगे। 5 से गुना करना पड़ेगा 100y फाइंड करने के लिए। 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45, 35 5 175, 4675। तो यही 4675 क्या होगा, 8% वार्षिक दर पे उधार लगाया गया था। अगर दूसरा पूछेगा तो 14,000 में से घटा देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए अप्रोच यही रखेंगे कि 100x और 100y मान लेंगे। एक दूसरा भी तरीका है, वो समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है, उससे भी बताएंगे। पहले इसको देखते हैं, इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेम मेथड पे, सेम टाइप का क्वेश्चन। 10,000 रुपया को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले को 5% पर तथा दूसरे को 6% पर। एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 6% से मिलने वाला ब्याज से 76.5 रुपया अधिक है, तो बताइए 6% पर कितना पैसा दिया गया था। सेम तरीका से बनाएंगे 100x 100y मान के। तो कितना हो गया, 100x मान लेते हैं 5% पे और 100y मान लेते हैं 6% वाला, और दोनों का जोड़ के कितना है 10,000 लिख लिए। फिर बोल रहा है एक साल में 5% तथा 5% से मिलने वाला ब्याज 6% से मिलने वाले ब्याज से 76.50 अधिक है। तो एक साल का ब्याज 5% पे 100x का कितना हो जाएगा 5x, और ये ज़्यादा है, इस पे मिलेगा 6y, और ये ज़्यादा है कितना 76.50 रुपये।
ठीक। अब इसको हम लोग 100x बना लेते हैं। 100x बनाने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 पंचे 100x और ये हो जाएगा 20 छक्के 120y, ये y बराबर, और इसको 76.5 को 20 से गुना करेंगे तो 76.5 गुना 2 153 और 0 तो 1530 इतना आ जाएगा। अब घटा देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा, इधर बच जाएगा 100 120 220y बराबर, फिर 10,000 में से 1530 जाएगा तो कितना आएगा 84 और 8400 और 30 तो 70, 8470 आ जाएगा। फिर इसमें से हमें पूछ रहा है 6% पर जो कितना पैसा दिया गया था, तो 6% पर 100y दिया गया था, तो फिर हम लोग 100y फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग 20y फाइंड कर लें तो कितना आ जाएगा, 11 से भाग देना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 11 7 77, 7 से 11 77 0। 100y के लिए 5 से गुना पड़ेगा, 100y फाइंड करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। ग्यारह दूना 22 सही है। तो 100y फाइंड करने के लिए 5 से गुना पड़ेगा, तो 5 7 35, 5 7 35 तो 37 0, इतना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना उधार दिया गया था, तो 3750 रुपया। तो इजी ही था। दूसरा मेथड से भी हम लोग चलेंगे, इजी ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13,000 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप के यहाँ बोल रहा है कि 3 भाग में दिया गया है पैसा और तीनों से साधारण ब्याज इक्वल प्राप्त होता है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट है P, मान लीजिए कोई अमाउंट है P, उसको 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं, P1 P2 P3, और ये इसको R1% पे T1 टाइम के लिए, इसको R2% पे T2 टाइम के लिए, और P3 को R3% के लिए T3 टाइम के लिए। ठीक। अगर यहाँ से हम SI की बात करें, SI निकालें, और SI अगर सबसे बराबर होगा, SI R इक्वल, अगर इक्वल आएगा तो क्या होगा, पहले से कितना होगा SI P1 R1 T1 बट्टा 100, ये बराबर हो जाएगा दूसरे का SI P2 R2 T2 बाई 100, और इसी को तीसरे के SI के बराबर दे कर देते P3 R3 T3 बट्टा 100। ठीक। और इसको हम लोग K मान लेते हैं, बराबर K मान लिए। तो यहाँ से अगर हम लोग P1 का वैल्यू फाइंड करें, P1 बराबर कितना हो जाएगा, K 100 से, तो पहले यहाँ 100 से 100 सब कट ही जाएगा, तो P1 का वैल्यू हो जाएगा K बाई R1 T1, और P2 का वैल्यू हो जाएगा K बाई R2 T2, फिर P3 का वैल्यू हो जाएगा K बाई R3 T3। फिर यहाँ से अगर हम लोग P1 P2 P3 का रेशियो फाइंड करें, P1 P2 P3 का रेशियो फाइंड करेंगे, तो लिख लेते हैं P1 P2 P3 का रेशियो फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, सब बराबर है ऐसे, तो K से K कट ही जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 1 बाई R1, यहाँ पे T1 होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे T1 था, तो क्या आ जाएगा R1 T1 1 बाई R2 T2 1 बाई R3 T3। इसका मतलब हम लोगों ने ये देखा कि जो P1 P2 P3 है वो ब्याज मतलब रेट और टाइम
के मल्टीप्लिकेशन का उल्टा हो जाएगा। P1 P2 P3 जो बटेगा वो रेट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के वैध क्रमानुपात में बटेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसी को, यदि किसी धन को 2 या 2 से अधिक भागों P1 P2 P3 में बांटकर अलग अलग दर और अलग अलग समय के लिए उधार दिया जाए तो पहला कंडीशन है यदि साधारण ब्याज समान हो तो दिया गया धन ब्याज के वैध क्रमानुपात में होगा। ब्याज किस पे डिपेंड करता है? रेट इंटू टाइम पे डिपेंड करता है। तो P1 P2 P3 किसके वैध क्रमानुपात में होगा? तो 1/R1 1/T1 1/R1 T1 = 1/R2 T2 = 1/R3 T3 इसी के अनुपात में होगा। फिर दूसरा कंडीशन है यदि मिश्रधन समान हो। दूसरा एक क्वेश्चन आता है यदि मिश्रधन समान हो तो मूलधन मिश्रधन के वैध क्रमानुपात में बटेगा। मिश्रधन के वैध क्रमानुपात अब कैसे देखते हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कोई धन है P, इसको 3 पार्ट में बांट दिए, P1 P2 P3। P1 को लगा देते हैं अगर हम R1% पे T1 टाइम के लिए, P2 को बांटते हैं R2% पे R2% के T2 टाइम के लिए और P3 को बांटते हैं R3% के लिए T3 टाइम्स पे। और बोला अगर हम बोलेंगे कि अमाउंट इक्वल होगा, अमाउंट्स आर इक्वल, तो अगर हम लोग अमाउंट की बात कर ले अमाउंट की, तो अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये होता है अमाउंट। अब यहाँ से P1 के लिए अगर हम लोग अमाउंट देखें, P1 के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? यहाँ से कर लेते हैं। P1 के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा? P1 प्लस SI1, तो P1 कितना था हमारा? P1 तो P1 ही है और इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? R1 रेट और T1 समय के लिए, तो P1 R1 T1/100। फिर ये बराबर है P2 से जो अमाउंट आएगा उससे, तो P2 प्लस P2 R2 T2/100 और ये बराबर है P3 के अमाउंट के, तो P3 प्लस P3 R3 T3/100 हो गया इतना। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो P1 कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 प्लस P तो नहीं आएगा, R1 बचेगा, R1 T1/100 बराबर P2 1 प्लस R2 T2/100 और इसमें आ जाएगा P3 R3 T3 1 प्लस R3 T3 1 प्लस R3 T3 बट्टा 100 इतना आएगा। यहाँ से देखेंगे तो इसको अगर हम लोग K मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? K मान लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर K मानेंगे। ये P1 ही रहेगा और अंदर में आ जाएगा 100 नीचे और 100 प्लस R1 T1 P2 100 और ये आ जाएगा 100 प्लस R2 T2, फिर ये P3 100 प्लस R3 T3 इतना आ जाएगा। अगर इस सब को हम लोग K मान लें, क्योंकि ये तो बराबर है तो K मान लेते हैं, तो फिर K मानेंगे। अब यहाँ से देखेंगे 100 100 100 तो कट ही गया और P1 P2 P3 का रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? P1 P2 P3 का रेशियो आ जाएगा K बाई, तो K बाई ले लेते हैं K/100 प्लस R1 T1 इस टू, ये रेशियो लिए थे तो इस टू K/100 प्लस R2 T2 और इस टू K/100 प्लस R3 T3। ये आ गया। अब यहाँ से ये तो K से K कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1 1 1। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर अमाउंट इक्वल होता है और तो
जो धन होगा वो P1 P2 P3 वो मिश्रधन के वैध क्रमानुपात में बटेगा। ये 100 + R1 T1 क्या होता है? मिश्रधन होता है। 100 + R1 T1 की बात करें तो क्या होगा? ये मिश्रधन होगा। ये 100 + R1 T1 मिश्रधन होगा, तो मिश्रधन के वैध क्रमानुपात में बटेगा। क्योंकि 100 क्या होता है? मूलधन अपने आप में 100 और प्लस R1 T1, R1% और T1 समय में जो इंटरेस्ट मिलेगा वही ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा मिश्रधन। तो उसी को मैंने नीचे लिख दिया है। यदि मिश्रधन समान हो तो मूलधन मिश्रधन के वैध क्रमानुपात में बटेगा। ये कंडीशन आएगा हमारे पास, ये वाला। तो इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था, क्या था? 13,000 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है साधारण ब्याज बराबर है, तो जैसे ही साधारण ब्याज बराबर है तो देख लेंगे कौन सा कंडीशन लगेगा। तो मूलधन ब्याज के वैध क्रमानुपात में बटेगा। तो अगर हम लोग P1 P2 P3 मान लें, क्योंकि दिया नहीं है, तो P1 P2 P3 मान लेते हैं। P1 P2 P3 ये मूलधन ब्याज के वैध क्रमानुपात में बटेगा। तो 5% की दर से 6 साल है, तो 1/5 × 6 हो जाएगा। और अनुपात फिर 4% की दर से 5 साल के लिए, तो 4 × 5। और ये है फिर है 10% की दर से 4 साल के लिए, तो 10 × 4। अब हम लोग कितना आ जाएगा? ये 1/30, 1/20, 1/40, 0 से 0 कट गया। तो P1 P2 P3 का रेशियो की बात कर ले तो कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, तो कभी रेशियो इस टाइप में नहीं होता है, इसे हम लोग फ्रैक्शन हटाएंगे। तो फ्रैक्शन हटाएंगे तो क्या होगा? 3, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फ्रैक्शन आ जाएगा। 3 × 2 = 4 का एलसीएम 12, 3 × 4 = 12, इसका हो जाएगा 8। फिर सॉरी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, 3 × 4 = 12, अनुपात 2 × 6 = 12, 4 × 3 = 12, 4 6 3 के अनुपात में आएगा। तो मूलधन हमने बोला था कि मूलधन क्या होता है? तो ब्याज के वैध क्रमानुपात में बढ़ता है, ये तो आ गया। अब इसी का ये दिया है 13,000 रुपया, तो इसी तीनों का समेसन किसके बराबर होगा? 13,000 के बराबर। तो लिख लेते हैं 4 6 10 3 13, 13 का वैल्यू 13,000 के बराबर है। तो सबका मान पूछ रहा है, तो एक का वैल्यू 1,000। तो अगर हम 4 की बात करें तो 4,000 हो जाएगा, 6 की बात करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, 3 की बात करेंगे तो 3,000 हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा जा रहा था कि तीनों भाग ज्ञात कीजिए। तो आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आता ही आता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। 24,000 रुपया की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 5% की दर से 20 साल के लिए दिया गया। यदि तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है तो तीनों भागों का मूल्य क्या होगा? यहाँ बोल रहा है धनराशि बराबर है। क्या है धनराशि? धनराशि मतलब अमाउंट, जो प्रिंसिपल और उससे जो ब्याज आएगा वो सब मिला के बराबर है। तो इसमें भी हम लोग 24,000 रुपया को 3 भागों में बांटते हैं। मान लीजिए P1 P2 P3 में बांट देते हैं, P1 P2 P3 में बांट देते हैं। तो जो P1 P2 P3 का जो अनुपात होगा वो मिश्रधन के वैध क्रमानुपात में बटेगा। तो हम लोग कैसे सीखे थे? 1/100 + R1 T1, तो R1 मतलब 10% 5 साल की दर से, तो 100 प्लस 10 × 5 = 50 हो जाएगा। और ये अनुपात हो जाएगा 1/, फिर से आ जाएगा 4%, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, तो 100 + 4 × 5 = 20, और तीसरे भाग को 5% की दर से 20 साल के लिए, तो 100 + 5 = 20 × 100, ये हो गया। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 150, 120 और ये 200। यहाँ से कट जाएगा, कटेगा और कुछ कटेगा? अभी तो नहीं कटने वाला है। तो फिर
एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे या देखिए कैसे करेंगे, जैसे 15 है, 15 को ढक लीजिए तो क्या बच जाएगा 12 20, तो पहला आ जाएगा 20 गुना 12, फिर अनुपात 12 को ढक लीजिए तो 15 20 दिख रहा है हमको, तो 15 गुने 20, फिर 20 को ढक लीजिए तो 15 गुने 12 दिख रहा है, तो 15 गुने 12, यही हो जाएगा हमारा रेशियो। अब इस सब को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 12 बीसा 240, 15 बीसा 300 और 15 12 जाए 180, ये हो जाएगा। अब यही तीनों का समेसन किसके बराबर दे दिया है, 24,000 के बराबर, 24,000 के बराबर, तो 240 और 300 और 180 कितना हो जाएगा, 300 200 500 600 700 720, तो 720 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24,000। तो हमसे पूछ रहा है तीनों पार्ट का वैल्यू, तो 240 का अगर हम नहीं निकालेंगे तो 720 का 1/3 है, मतलब 3 से भाग दे देंगे, तो 24,000 में 3 से भाग देंगे तो 8,000 आ जाएगा। फिर अगर 180 फाइंड करना है तो 720 का 1/4 है, तो 4 से भाग देंगे इसमें 24,000 में, तो 6,000 आएगा, तो 180 का वैल्यू 6,000 आ जाएगा। और फिर 300 का बात करें तो 300 का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैसे, या फिर 814 और 24,000 टोटल था, इसका मतलब ये 10,000 हो गया, घटा देंगे तो 10,000, तो तीनों का मान हम लोगों को आसानी से पता चल गया। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, पीटी मेंस दोनों में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया, 1 साल के बाद 6800 रुपया वापस कर दिया गया, अब ब्याज की दर 5% कर दी, तो अब जो भी धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। अच्छा, दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11/20 है, तो कितना पैसा उधार दिया गया। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई धन जो 6% पर उधार दिया गया था, 1 साल के बाद 6800 रुपया वापस कर दिया गया, इसके बाद 6800 रुपया वापस करने के बाद ब्याज की दर घट जाती है और वो अब 5% हो जाती है। अब इसके बाद अब जितना भी धनराशि बचा है, धनराशि बचने का मतलब हुआ प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मिश्रधन जो भी बचा होगा, जितना टोटल अमाउंट वो बचा होगा उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। और दे दिया है दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11/20 है। तो चलिए बनाते हैं। दिया है दूसरे साल का ब्याज पहले साल का ब्याज का 11/20 है, इसका मतलब लिख ही लेते हैं, सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो फर्स्ट ईयर के ब्याज का 11/20 है। तो अगर हम सेकेंड बाय फर्स्ट की बात करें तो कितना आ जाएगा 11/20, इसका मतलब पहले साल का ब्याज 20 है तो दूसरे साल का ब्याज 11 है। सिंपल सी बात है। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं एसआई की हम लोग बात करें तो एसआई पहले साल का लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर और दूसरे साल का लिख लेते हैं सेकेंड ईयर। पहले साल का कितना था 20 और दूसरे साल का 11, ये दिया हुआ है। अगर हम लोग और दिया हुआ है पहले साल का ब्याज पहले साल पे 6% की दर से, तो रेट की अगर हम लोग बात कर ले तो 6 और दूसरे साल में 5% की दर से, तो 5 6 और 5 का अनुपात दिया हुआ। अगर यहाँ से हम लोग पी की बात करें, पी प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बाय रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट बाय रेट की बात करेंगे तो 20/6 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 11/5, तो ये आ जाएगा 20 पंचे 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 11 6 66, इतना आ जाएगा। ठीक, ये तो आ गया प्रिंसिपल। अब बोल रहा है कि पहले साल में 6% की दर पे उधार लिया गया। अगर 100 है 100 रुपया है 6% की दर से अगर हम लोगों को ब्याज मिलेगा, ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा 6% की दर से अगला साल 106, 1 साल बाद 106 रुपया देना होगा। लेकिन यहाँ पे 106 ना दे के 66 ही देता है। 66 क्यों देता है? क्योंकि कुछ ना कुछ वो वापस कर दिया। यहाँ पे वापस कितना किया है 6800 रुपया वापस कर दिया है, तभी उसको अब जो ब्याज लग रहा है 106 रुपया पे ना ब्याज दे के 66 रुपया पे ही ब्याज लग रहा है। 66 रुपया पे ब्याज लगने का मतलब है कुछ ना कुछ उसमें से क्या किया होगा वापस कर दिया है। तो कितना वापस किया है 106 - 66 करेंगे तो 40 वापस कर दिया है।
40 लौटा दिया होगा और यही 40 का वैल्यू दे दिया है 6800 रुपया, क्योंकि इतना लौटाया है तो 40 का वैल्यू 6800 रुपया। तो एक का वैल्यू 170, एक का वैल्यू 170। तो हम लोग अगर 100 की बात करें 17,000, 100 की वैल्यू 17,000 और यही 17,000 पूछा जा रहा था। दूसरे साल कितना पैसा उधार, दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11 बटे कितना पैसा उधार दिया गया था। तो कितना पैसा उधार दिया गया था 100 मतलब 17,000 रुपया उधार दिया गया था। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन आसान ही था, बस थोड़ा सा समझना था, ट्रिकी था। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी पे चलते हैं, इसी टाइप पे। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 18% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। 1 वर्ष के बाद वह 37,400 रुपया निकाल लेता है। शेष धनराशि पर 3% कम वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करता है। दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 19/32वां भाग है। आरंभिक निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी सेम है। अगर हम लोग SI की बात करें, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, बोल रहा है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 19/32 है। तो दूसरे वर्ष का 19 है तो पहले ये वर्ष का 32 होगा। और इस पे रेट, पहला साल रेट की अगर हम बात कर ले तो रेट है 18% और दूसरा साल में 3% कम हो जाता है, मतलब 15% हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग P की बात कर ले तो 32/18 हो जाएगा और इधर 19/15 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 3 छक्का 18, 3 पच्चे 15 और इधर भी कटेगा, 2 16, 2 3 6, ये 3 है। तो 19 तिया 16 पंचे 80 और इधर हो जाएगा 19 तिया 57, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब बोल रहा है 80 रुपया अगर मूलधन है तो उस पर 18% ब्याज मिलता है। तो 18% ब्याज मिलने के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 18% एक साल में 80 का 18%, 80 का 18% 14.4 और 80 + 14.4 94.4, इतना हो जाएगा। लेकिन 94.4 पे ब्याज ना लग के 57 पे ब्याज लगता है। इसका मतलब इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 37, कितना आएगा 37.4 आ जाएगा इस दोनों का डिफरेंस। क्योंकि वो कुछ ना कुछ क्या कर दिया है, वापस कर दिया, तभी कम पे ब्याज लग रहा है 57 पे। तो कितना वापस किया, 37.4 वापस किया होगा और यही 37.4 का वैल्यू दे दिया हुआ है हमारे पास 37,400। तो इसकी का वैल्यू दे दिया हुआ है 37,400। तो एक का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 1,000, इतना आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है आरंभिक निवेश की राशि। तो आरंभिक निवेश की राशि कितनी थी, 80 थी। यहाँ से देख लेंगे 80, तो 80 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर देंगे। 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।